कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी बिहारवासी और भारत के तमाम जगहों में देश दुनिया में रहने वाले साथियों, भाइयों, बहनों को बहुत बहुत बधाई। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के देश भर में उल्लास की स्थिति है, पर जिस तरह से कोरोना ने सारे पर्व त्योहारों पर ग्रहण लगा दिया है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी मंदिरों में बहुत सीमित और संतुलित तरीके से पूजा अर्चना और कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। घरों में लोग अक्सर कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आगे हम आज भोरे भोर के एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बिहार में एक परिवार है जो अपने आप को कृष्ण वंशी कहता है और उस परिवार के एक सदस्य ने तो अपने आप को कृष्ण के रूप में ढाल भी लिया है। लालू परिवार की बात हम कर रहे हैं और तेज प्रताप जो लालू प्रसाद के बड़े सुपुत्र हैं, उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से भक्ति भाव में ओत प्रोत कर लिया है और कृष्ण के रूप में ही वो अक्सर अपने आप को अब हमेशा सजा करके रखते हैं और कहते भी हैं कि वो कृष्ण वंशी हैं। लेकिन खैर, ये तो बातें हो गई आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, कुछ जनरल बातें। लेकिन हम चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि हर स्थिति में वो समय पर चुनाव कराने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है, लेकिन इसके साथ ही अब दबाव बढ़ता जा रहा है गठबंधन और राजनीतिक दलों पर कि वो अपने अपने चुनाव की तैयारियां इस कोरोना संकट में, जबकि आपको भीड़ नहीं जुटानी है, सभाएं नहीं करनी है, डिजिटल वर्चुअल रैली से आप लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। जिनके पास ज़्यादा संसाधन है वो तो कर ही रहे हैं, पर जिनके पास संसाधन नहीं है, जो नई और छोटी पार्टियां हैं, उनका क्या हाल होगा, वो कैसे जनता तक अपनी बातें रख पाएंगे। और सबसे बड़ा चैलेंज तो खास करके दो बड़ी पार्टियों, बड़े गठबंधन पर है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही आपस में जिस तरह से सामंजस्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं और बार बार बिखर जा रहे हैं, उसी में एक तीसरा मोर्चा भी आ गया है जो पूरी तरह से इन दोनों की लड़ाई में, लेकिन इन दोनों की लड़ाई में एक और गूढ़ बात है जो हम आपको आगे बताएंगे। पर इन दोनों एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई के बीच में तीसरा मोर्चा पूरी तरह से अस्त व्यस्त, या कहा जाए तो इनकी सुनामी में उड़ गया है। अब ये सुनामी महागठबंधन और एनडीए की न होकर के नीतीश वर्सेस तेजस्वी हो गई है। आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। जो भी राजनीतिक हलचल आप देख रहे हैं उसमें आपने ये नहीं देखा होगा कि एक साथ मिलकर के महागठबंधन एक ही बात कर रहा हो या फिर एनडीए विपक्ष के कमियों, नाकामियों और उनकी बुराइयों को एक साथ मिलकर के कर रहा हो। आप देखते होंगे सीधे तौर पे कि जो बातें तेजस्वी यादव कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर हमले कर रहे हैं, वही उसका प्रतिकार जो है या उसके उलट जवाब आपको जेडीयू से मिल रहा होगा। गठबंधन वर्सेस गठबंधन की जो 2019 में कमोबेश देखने को मिली थी, या फिर 2015 में जो देखने को मिली थी, एनडीए और महागठबंधन के बीच की जो बातें थी, जो एकजुट होकर के हमले किए जा रहे थे, उसका असर भी हुआ। और आपने देखा कि किस तरह से एक मजबूत पार्टी और गठबंधन को, एनडीए को ध्वस्त करने, परास्त करने में किस तरह से एकजुट महागठबंधन ने सफलता प्राप्त की थी। अब आपको बता दें कि जो बातें हमने कही हैं कि नीतीश और तेजस्वी के सुनामी में पूरी तरह से बीजेपी और बाकी का तीसरा मोर्चा जो अपने को खड़ा करने का, एकजुट करने का प्रयास कर रहा था, वो धाराशायी हो गया। तीसरे मोर्चे की बात अगर करें तो तीसरे मोर्चे में कई ऐसे राजनीतिक चेहरे आपको नजर आ जाएंगे जिसको लीड यशवंत सिन्हा कर रहे हैं। हम उनकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस बार के 2020 के चुनाव में आपने देखा होगा कि कई चेहरे सामने आए थे। आपने देखा होगा कि किस तरह से पप्पू यादव ने शुरुआती दौर में प्रयास किया था तीसरे मोर्चे के गठन का, पर शायद वो कामयाब नहीं हो सके। और फिर उन्होंने जब ये मान लिया कि तीसरे मोर्चे का कवायद उनका सफल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने अपना झंडा उठा लिया। और आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से वो बिहार के अलग अलग हिस्सों में बाढ़, सुखाड़ या जिस तरह की समस्याएं हैं, घूम घूम करके लोगों के बीच जा रहे हैं और राहत बांट रहे हैं। लेकिन किसी भी मोर्चे ने, न तीसरे मोर्चे ने, न एनडीए ने, न महागठबंधन ने, किसी ने
पप्पू यादव को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। आगे बढ़ें तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार भी नज़र नहीं आ रहे हैं। कन्हैया कुमार की स्थिति को आपको हमने बताया था कि कन्हैया कुमार लगातार देश की राजनीति में तो ट्रेंड करते हैं, पर बिहार की राजनीति में अब तक कन्हैया कुमार की चुप्पी यही कह रही है कि वो भी समझ चुके हैं कि अब चुनाव के समय में जो होगा देखा जाएगा। पर वर्तमान स्थिति में कन्हैया कुमार ने भी अपने आप को अलग थलग कर लिया है। हो सकता है कि वो इस लड़ाई के काबिल भी अपने आप को नहीं समझते हैं। बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं जिनको आपने देखा होगा कि वो वैसे तो बहुत कुछ बोलते हैं, पर इस बार जब बिहार का चुनाव होने वाला है, बिहार में सरकार बनने वाली है, 15 साल के सरकार चलाने के बाद बीजेपी कहीं ना कहीं, जब बीजेपी के इतने बड़े कद्दावर नेता जो स्थितियों को अपने हिसाब से प्रदर्शित करते हैं, बयान दे करके स्थितियों को बदल सकते हैं या मादा रखते हैं अपनी बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का, उनके मुंह पर टेप चिपकाया हुआ है और ये टेप उन्हीं की पार्टी ने चिपकाया है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की वो बातें हैं जो वो लगातार कहते हैं कि अगर मेरे साथ चलना है तो मेरे स्टाइल में चलना होगा, यानी कि वो एनडीए को डोमिनेट करते हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि एनडीए जो है वो नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार की सीधी टक्कर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से। महागठबंधन की भी स्थिति कमोबेश यही है। महागठबंधन में आपने देखा होगा कि सभी दल अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, पर संयुक्त रूप से किसी की बातें सामने नहीं आ रही हैं। तेजस्वी यादव ने बिल्कुल एनडीए स्टाइल में अपने आप को तैयार कर लिया है और आरजेडी भी इस बात के लिए पूरी तरह से सजग और तैयार दिख रही है। लालू प्रसाद की बात करें या फिर बात करें हम महागठबंधन की, तो महागठबंधन में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो मुख्यमंत्री उम्मीदवारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो अपनी बातें अपनी तरफ से रख रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ दल जो हैं वो तेजस्वी यादव की बातों का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें आपने हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को अलग अगर कर दिया जाए तो वीआईपी, आरएलएसपी और अब तो कांग्रेस भी लगभग वही बातें बोलने लगी हैं। इन सब के बीच में बार बार हम आपको ये बता रहे हैं कि इस बार 2020 के चुनाव में दो धाराएं हैं। एक धारा है जो 15 साल लालू प्रसाद ने जो शासन किया, उस शासन पर लगातार हमला कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के तरफ से, उनकी पार्टी के तरफ से और कमोबेश अब तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी किया जाने लगा है। लेकिन इन सब के उलट तेजस्वी यादव ने एक ऐसा मंत्र दे दिया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो मेरे माता पिता से गलतियां हुई उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में हम इन सब चीज़ों को बदल देंगे। पहले नीतीश कुमार बताएं कि उन्होंने क्या किया है। और यही बात लालू प्रसाद ने एक ट्वीट करके पूरे माहौल में गर्मी पैदा कर दी है। और फिर से आपको बता रहे हैं कि तेजस्वी और नीतीश के बीच की जो सुनामी है, उस सुनामी में सभी हवाई हो गए हैं या फिर उड़ गए हैं। आपको बता दें कि तीसरे मोर्चे का हमने, जैसा कि आपको शुरू में ही बताया था, कि यशवंत सिन्हा लीड कर रहे हैं। इसमें बड़ी कद्दावर नेता लोग हैं जो बिहार की गेम चेंजर भी आप उनको कह सकते हैं, पर ये गेम चेंजर अब हवाई हो गए हैं। ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसमें ऐसे लोग हैं जो न तो एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, न एनडीए और महागठबंधन इनको एक्सेप्ट कर रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से नागमणि लगातार अपना पद बदलते रहते हैं, अपनी पार्टी को अलग तरह से ले जाते हैं, अपने आप को कभी एनडीए, कभी महागठबंधन, तो कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी में करते रहते हैं। और अब स्थिति यह है कि वो नागमणि जो हैं वो सीधी तौर पे तीसरे मोर्चे के साथ खड़ा हुए दिख रहे हैं। बीच में उन्होंने कई ऐसी बातें की थी जिसको लेकर के बहुत सारी बातें सामने आई थी। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि किस तरह से नरेंद्र सिंह, जो कि कभी नीतीश कुमार के साथ, कभी हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के साथ यानी जीतन राम मांझी के साथ रहे, आज वो इस तीसरे मोर्चे का एक हिस्सा हैं। रेणु कुशवाहा को आपने देखा ही है, वहीं आपने अन्य कई नेताओं को देखा होगा। अब इन सब नेताओं के साथ अरुण सिंह को आपने देखा होगा, जो आरएलएसपी से सांसद हुआ करते थे जहानाबाद के। 2019 चुनाव हारने के बाद वो अब तीसरे मोर्चे में शामिल हैं। बहुत प्रयास कर रहे हैं। प्रयास तो उनका
तीसरे मोर्चे को आगे बढ़ाने का है, पर इस प्रयास में कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से चाहे जितना भी मेहनत कर रहे हों वो स्पार्क नज़र नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि जिससे ये कहा जा सके कि एनडीए और महागठबंधन के विकल्प का एक हिस्सा भी या 10% भी कहीं ना कहीं कुछ स्पार्क नज़र आता हो। यशवंत सिन्हा आते हैं, अपनी बातें रखते हैं, पर न तो उसको मीडिया ज़्यादा तवज्जो दे रही है और न ही बिहार की जनता दे रही है। हाँ, तैयारियां उनकी ज़रूर है और तैयारियां को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश और तेजस्वी के बीच में जो सुनामी है उस सुनामी को ये बेध पाएंगे या झेल पाएंगे। अब आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की बात, तो जीतन राम मांझी की भी स्थिति वही है, कभी वो ओवैसी के साथ बैठते हैं तो कभी किसी और के साथ बैठते हैं और उनकी भी उधेड़ बुन की प्रक्रिया जारी है। इस पूरी स्थिति को देखने के बाद आपने भी अगर देखा होगा, अगर बिहार की राजनीति से आपका जरा सा भी वास्ता है, आप थोड़ी भी बिहार की राजनीति को जानते हैं, तो आपने सीधे तौर पे ये बात ज़रूर देखी होगी कि कहीं ना कहीं ये जो टक्कर है वो दो लोगों के बीच में हो रही है और दो लोगों के बीच के टक्कर में बाकी सभी गायब हो गए हैं। हालांकि एनडीए तो पूरी तरह से गायब है। आपने देखा होगा कि किस तरह से एलजेपी लगातार नीतीश कुमार पर हमले कर रही है। वहीं अब महागठबंधन की तरफ से एक चीज़ तो नज़र आ रहा है कि महागठबंधन ये बात समझ गई है कि अगर इस बार वो एकजुट नहीं हुए तो आने वाला चुनाव उनके लिए बहुत मुश्किल होगा और स्थिति 2019 जैसी हो सकती है। इन सब के बीच कहीं ना कहीं इस सुनामी में जो नीतीश और तेजस्वी के बीच की है उसमें तेजस्वी का पक्ष थोड़ा मजबूत लग रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को अपने ही लोगों से पूरा समर्थन नहीं मिल रहा है। किस करवट बैठेंगे बीजेपी और एलजेपी, ये अभी बड़ा प्रश्न है। चुनाव अपने समय पर होंगे और चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच में कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे जो नीतीश कुमार थे वो एक बैक स्टेप हो गए हैं, कारण कि अभी भी पूरी तरह से एनडीए में उनका साथ देने वाला न बीजेपी है और न ही एलजेपी है। कांग्रेस के इस बात को कह देने से कि तेजस्वी में मुख्यमंत्री बनने का मादा है और हम उन्हें मानते भी हैं कि बड़ी पार्टी हैं, ये बात स्पष्ट करती है कि महागठबंधन अंतिम क्षण तक एकजुट होगा। और हमने भी कई ऐसे नेताओं से बात की है, कई थिंक टैंकर हैं, कई ऐसे गेम चेंजर हैं महागठबंधन और एनडीए में। उनकी बातों को सुन करके यही लगता है, ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड भी हम बहुत सारी बातें आपके सामने ला रहे हैं। जो हमारी बातें हुई हैं उसमें खास करके महागठबंधन की एकजुटता को लेकर के जो युवा टीम है वो पूरी तरह से सजग है और इस सुनामी में कहीं ना कहीं तेजस्वी का धार जो है वो मजबूत करने में लगी हुई है। कैसा लगा विश्लेषण जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके विचार और आपके कमेंट हमारे लिए पथ प्रदर्शक होते हैं और वही हमारी शक्ति के स्रोत हैं। अगर भारत लाइव को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।